नमस्कार दोस्तों। कैसे हो तुम सब। आजकल ठंड बहुत हो रही है हमारे यहाँ। हम तो अयोध्या वासी हैं दोस्तों। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो बनकर अब प्राण प्रतिष्ठा उसमें होने वाली है। 22 जनवरी को आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अगर आप लोगों को रुकने की जगह चाहिए तो आप हमारे घर आ सकते हैं। हम अयोध्या वासी आपका पूरी तरह से स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप आइए। और प्रभु अपने घर में जाने के लिए बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे और उनका घर अब बन के तैयार हो गया है। तो बोलिए जय श्री राम। आज की जो स्टोरी है वो अमावस्या से रिलेटेड है। अमावस्या की काली रात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक सेम होती है, जिसमें कई लोग साधनाएं करके अपनी इच्छा के अनुसार पावर्स एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी ही एक भयानक अमावस्या की रात एक औरत घने जंगल के बीच घोर साधना में लगी हुई थी। जिसको किसी ने देखा कि ये औरत घने जंगल में बैठी हुई है और ये कर क्या रही है। जंगल के चारों तरफ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन बिना किसी से घबराए वो औरत अकेले मंत्रों के जाप के साथ साथ आग जलाकर अपनी साधना कर रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, औरत जो है वो उसकी कंडीशन चेंज होती जा रही थी। अब वो थोड़ी पावरफुल होती दिख रही थी। वो अपनी जगह से ऊपर उठने लगती है। उसके सामने की आग उसके साथ ही ऊपर उठती जा रही थी और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती है और वो औरत ज़मीन पर नीचे गिर जाती है और कुछ ही पलों में उठकर फिर से खड़ी हो जाती है। अमावस्या की काली रात के इफ़ेक्ट से उसने वो शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, वो पावर्स प्राप्त कर ली थी जो कि साधना करके बहुत लोग हासिल कर लेते हैं। और अपना बदला लेने के लिए उसने 2 साल तक साधना की। ये कहानी जो है ये कहानी निशा से रिलेटेड है। तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी अच्छे से समझाता हूँ। लगभग 2 से ढाई साल पहले निशा शादी करके गांव से शहर में आई थी और वो अपने पति के साथ एक रेंटेड हाउस में रहती थी। निशा एक हाउसवाइफ थी और ज़्यादातर समय घर के कामों में ही बिताती थी। निशा के पति बैंक में एक क्लर्क थे। उनका नाम था सुरेश जी। सुरेश जी के जो बॉस थे उनका नाम था मयंक और वो काम की वजह से उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि सुरेश जो थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब हर तरह से, और अपना पूरा काम बहुत ईमानदारी से निभाते थे और ज़िम्मेदारी के साथ साथ वो अपने कलीग्स का भी काम जो था वो कर दिया करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए वो किसी को भी मना नहीं करते थे कोई भी काम करने में। एक दिन उनके जो बॉस थे उन्होंने अपने चैम्बर में उनको बुलाया, जो मैनेजर थे वहाँ पर, और वो कहे कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम कहीं बाहर नहीं गए हो, जाओ अपनी फैमिली के साथ थोड़ी ट्रिप करके आओ, थोड़ा मज़े करके आओ, थोड़ा समय बिताओ। सुरेश जी थे वो अपने बॉस की ये बात सुन के, अपने मैनेजर सर की बात सुनकर उनको बहुत खुशी हुई और वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ सर, अगले महीने मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं बाहर जाने का ही सोच रहा हूँ। बॉस जो थे वो उन्होंने कुछ चेक निकाल कर सुरेश को दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जाओ और इन्जॉय करो। सुरेश पैसे लेकर घर आ गए। घर में निशा उनके लिए खाने की तैयारी कर रही होती। सुरेश ये जो नाम है ये मैं आप लोगों को बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये रियल नेम नहीं है। सुरेश निशा को बताते हैं कि सर जो हैं वो उन्होंने बाहर घूमने की उनको छुट्टी दे रखी है और हम अगले हफ्ते ही कहीं और मसूरी जाते हैं। दोनों बाहर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और सुरेश के फ़ोन में अचानक से उनके सर का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे घूमने के लिए एक कार बुक की है जो तुम्हें अच्छे से सारी जगह घुमा देगी
और तुम्हें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सुरेश अपने सर को धन्यवाद करता है और बोलता है कि सर आप तो हम बहुत फालतू में हमारे लिए इतना परेशान कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो फॉर्मेलिटी में ऐसे बोलता है। वो बोलता है कि सर हम तो ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन जो उनके सर थे वो बोले अरे तुम कभी छुट्टी नहीं लेते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। वो उनका ऑफ़र मान लेता है और निशा जो सुरेश से कहती है कि हम कुछ पैकिंग कर लेते हैं, और उसके लिए दोनों मार्केटिंग जाते हैं और सब सामान वामान खरीद के लाते हैं। अगले 2 दिनों के बाद इन्हें निकलना रहता है घूमने के लिए। ये दोनों जाते हैं सब कुछ ले वे के अपने सफ़र के लिए, अपने मतलब घूमने के लिए, ट्रिप के लिए, ट्रैवलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और जिस दिन निकलना रहता है उस दिन दोपहर के करीब 3 बजे जो बॉस की जो भेजी हुई कार थी, उनके सर की भेजी हुई कार दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुरेश कार की डिक्की में सारा सामान रखते हैं और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। और इनकी जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही थी, क्योंकि रास्ते में अच्छी खासी पहाड़, हिल स्टेशन मिल रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ गाने गुनगुना रहे थे और ड्राइवर था वो बहुत मूडी था। कभी कभी तो वो हंसकर बात कर रहा था और कभी कभी वो बहुत इमोशनल बात करने लग जा रहा था कि मरने के बाद क्या होता है, ऐसा वैसा। इन दोनों को ड्राइवर का नेचर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ड्राइवर ने एक अजीब सा सॉन्ग प्ले करके रखा था, जिसमें कुछ जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कोई किलिंग सॉन्ग हो, या मतलब हॉरर सॉन्ग लग रहा था वो किसी तरह का, इंग्लिश में जो कि बज रहा था। इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था उसका। और इन सुरेश ने कई बार उससे कहा भी कि तुम ये गाना चेंज कर दो, लेकिन ड्राइवर ने बात सुन के इग्नोर मार दिया था। और अचानक ही वो चलाते चलाते गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाता है, और गाड़ी जो थी वो डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी जाके डिवाइडर से टकरा करके पहाड़ी के नीचे जाकर एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है। और इनकी गाड़ी 2-3 राउंड ऐसे खाते हुए जाके रोड से नीचे उतर के एक खाई के पास पेड़ से जाकर टकरा जाती है, और वो पेड़ से जाके गाड़ी लटक जाती है बहुत ख़राब कंडीशन में। दोनों हस्बैंड वाइफ ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी इनके एक्सीडेंट के थोड़ी ही देर बाद, मुश्किल से 5 मिनट ही बीता होगा, कि एक कार ऊपर आकर रुकती है। इन दोनों ने कार की हेडलाइट देखी। इस समय जो थी वो करीब रात के 9:30-10 बज रहे थे और रास्ता पूरा सुनसान था। इनकी कार जो है पेड़ के सहारे लटकी थी। कार को देखते हुए इन दोनों को लगा कि अब शायद वो बच जाएंगे। तभी ऊपर से एक आदमी निकला और एक बड़ी सी लकड़ी लेके, बड़ा सा डंडा लेके इनकी कार को ऊपर से ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगा। इनकी कार जो थी वो अब जो पेड़ पे अटकी हुई थी वो कभी आगे हो रही थी, कभी पीछे हो रही थी। और इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बचाना चाह रहा है कि मुझे मारना चाह रहा है। अचानक सुरेश की नज़र देखी तो वो क्या देखता है कि उसका जो मैनेजर है, जिसने उसके लिए सारी चीज़ें की हैं, वो रोड के किनारे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। और सुरेश ज़ोर से आवाज़ लगाता है, सर हमें बचाइए। लेकिन वो जो मैनेजर था वो एक बहुत बड़ा सा पत्थर लाकर कार के ऊपर फेंक देता है और पेड़ की लकड़ी तभी टूट जाती है, जिससे कार बहुत ही बुरी कंडीशन में जाकर नीचे गिरती है खाई में। खाई में गहरी होने के साथ साथ नीचे पानी भी था और बहुत बड़ा जंगल था नीचे, जो ज़मीन की बहुत ज़्यादा गहराई में फैला हुआ था। वहाँ से गिरने के बाद आज तक कोई नहीं बचा, और यही कारण था कि सुरेश भी मर चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी और निशा की भी मौत हो चुकी थी। लेकिन ये बात सभी सोच रहे थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ मर गए। लेकिन जो बात थी कि जो निशा थी वो वहाँ पर गिरी थी, और सुरेश तो मर चुका था, लेकिन निशा की सांसें अभी भी चल रही थी। और अगली सुबह अखबार में पूरी हादसे की खबर छपी कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, और ये भी खबर छपी कि साथ में ही करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप जो था वो सुरेश के ऊपर लगा था। दरअसल सुरेश के जो सर थे वो कई खातों से सुरेश के जरिए पैसे निकलवाए थे,
जिन खातों में लंबे समय से कोई भी उसमें कुछ भी उस प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। और बैंक के ऑडिट के दौरान पाया गया कि सुरेश के सिग्नेचर की मदद से ये सारे काम हुए हैं। लेकिन अब सुरेश इस दुनिया में नहीं था। वो ये नहीं कह सकता था कि ये सारे काम उसने नहीं बल्कि उसके मैनेजर ने किए हैं। सुरेश और निशा की पूरी लाइफ उजड़ चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में तो सुरेश की मौत हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से निशा की जान बच गई थी। गाड़ी खाई में गिरने के बाद एक जंगली आदमी जो कि वहाँ पर पानी भरने के लिए गया हुआ था, उसको निशा दिखाई दी और उसकी सांसें चल रही थी। वो निशा को अपने साथ उठाकर कबीले में लेके गया। जैसे गांव की कुछ जनजातियां होती हैं जो जंगल में रहती हैं, और वो जनजाति ऐसी थी कि उनके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं ऐसे जो बहुत सारे दवाई का काम करते हैं। उसने निशा को सारी औषधियां से कुछ ही दिनों में वो लोग ठीक कर दिए, और उनके पास ऐसी कुछ विद्याएं थी जिससे वो काली शक्तियों को बुलाते थे। निशा उनकी भाषा नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अपने इशारों में वो लोग बातों को समझ पा रही थी। उस कबीले में औरतें, बच्चे, आदमी, बूढ़े, सारे तरह के लोग थे जो कि बहुत ही मददगार लोग थे, हेल्पफुल थे वो सब। और उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो लोगों की मदद करती हैं और जंगल में रहती हैं, और सब पहाड़ी क्षेत्रों की ही होती हैं। सारी बात होती है और कहीं से उसको पता चलता है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो ये बात जान चुकी थी कि उसके पति के मैनेजर ने, उसके सर ने ही उसकी जान ली है। अब उसके अंदर पूरा रिवेंज था कि वो बस बदला लेना चाहती है, और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसकी शरीर की हालत इस समय बहुत ही ख़राब थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। उसने ये डिसीजन लिया कि वो इन्हीं लोगों के बीच में रहकर जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, और वो इन्हीं लोगों से ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब सीखेगी, और उसका जो प्रयोग है वो सुरेश के बॉस के ऊपर करेगी। निशा पूरी तरह से इन सारे ब्लैक मैजिक को सीखने के लिए एकदम लगी हुई थी। और उस कबीले में जो लोग थे वो भी उसे उस तरह से सिखा रहे थे। अब दोनों लोग एक दूसरे की कन्वर्सेशन भी समझने लगे थे। और लगभग 2-2.5 साल के बाद, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बताया, निशा अब ब्लैक मैजिक में एकदम बहुत परफेक्ट हो चुकी थी। और अब वो इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। वो आत्माओं को बुला सकती थी, किसी का खून कर सकती थी, और भूतों से कांटेक्ट भी कर सकती थी। वो ऐसी शक्तियों से कांटेक्ट कर सकती थी जो कुछ भी कर सके, जो किसी भी इंसान को धनवान बना दे। या आप लोगों ने सुना होगा जैसे कर्ण पिशाचनी, पिशाच, बेताल, जिन, ऐसी साधनाएं अब वो पूरी तरह से करने लगी थी। उसी शक्तियों की वजह से मदद से उसने अपने शरीर में चेंजेस करवाए, और वो अब पहचान में नहीं आ रही थी कि वो निशा है। अब वो उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब वो उस कबीले को छोड़कर अलग रहने लगी थी, और वो उसके बॉस के, जो सुरेश के बॉस था, उसकी मतलब पूरी तरह से देख रेख कर रही थी कि वो कभी भी कैसे उसको मारा जा सके। और वो इंटरव्यू देने के चक्कर में उसके ऑफिस पहुंच गई, और जो सुरेश के जो बॉस थे, मतलब मैनेजर थे, उसने कभी निशा को उस तरह से देखा भी नहीं था, तो वो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया कि ये उसकी वाइफ ही है। और उसको नहीं पता था कि ये अब उसके साथ क्या करने वाली है। और उसने ये जाकर तुरंत ही क्वेश्चन किया कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। ये सुनकर जो मैनेजर था उसके चेहरे से रंग ही उड़ चुका था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो जिंदा बच चुकी है। उसने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया, ऐसा कोई मंत्र फेंका कि कोई ऐसी शक्ति आई, और उसने तुरंत ही, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही, जो बॉस था सुरेश की, उसकी गर्दन ही काट के रख दी। उसके बाद वो इतनी ज़ोर से वहाँ से गायब हो गई कि कोई उसको जान ही नहीं पाया। जितने लोग थे वो देखते ही रह गए कि आखिर हुआ कैसे। सीसीटीवी में भी उसका चेहरा नहीं आया,
और वो उसको मारकर वहाँ से जा चुकी थी। ये सारी चीज़ें निशा ने की थी, लेकिन फिजिकली निशा ने कुछ नहीं किया था। वो उसने एक शक्ति का प्रयोग किया था, एक मंत्र का प्रयोग किया था, जैसे कि जो जान लेने के लिए किया जाता है, और वो काला जादू की पूरी विधि अपने घर से ही कर कर आई थी। और उसने ऐसी कोई चीज़ किया, ब्लैक मैजिक किया कि वो उसका बॉस समझ नहीं पाया, और उसने मंत्र बोले और तभी एक ऐसी शक्ति आई जो तुरंत ही उसके मैनेजर का गला ही काट दिया उसने, और वो तुरंत वहाँ से भाग गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ संभलने का मौका ही नहीं मिला। सभी लोगों ने बोला कि एक अज्ञात युवती ने आकर मैनेजर सर की डेथ का मतलब उनकी जान ले ली और उनको मार दिया। बहुत दिनों तक पुलिस ने खोजा, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिल पाया, क्योंकि सबको पता था कि निशा के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो ज़िंदा बच गई है। सब तो यही सोच रहे थे कि वो मर चुकी है। तो उसने अपना रिवेंज लिया, और उसके बाद तब जाके वो चैन से रहने लगी, और उसने दूसरी शादी की और उसकी लड़की हुई। उसने उससे सारी बात बताई, और तब जाके ये जो स्टोरी है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरा मोनेटाइज जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, पता नहीं क्यों। इसलिए आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा गुजारिश करता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और 22 जनवरी को अयोध्या आइए और प्रभु श्री राम के दर्शन करिए। जय श्री राम।